दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में आईटीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की क्लासेस लगातार जारी हैं। पिछली वाली क्लास में हमने मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह से एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ संपर्क साधता है और उसके बैकएंड में क्या प्रक्रिया होती है, क्या बीटीएस होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन होता है या एमएससी मेन स्विचिंग सेंटर होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अब उससे हम आगे देखते हैं आज। तो आज उससे हम आगे देखते हैं। रेस्ट हमने देख लिया था सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग किस तरह से जो है हम अपने जो नेटवर्क होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और पैकेट स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। जो सिर्फ वॉइस कॉलिंग होती है, वॉइस कॉलिंग में भी बेसिकली जो हमारा लैंडलाइन वाला कॉल होता है जिसमें सिर्फ एक पर्सन से एक ही बार बात की जाती है, एक ही पर्सन एक व्यक्ति से बात कर सकता है। डेडिकेटेड उसका सर्किट रहता है, डेडिकेटेड उसका पाथ रहता है। और पैकेट स्विचिंग में सूचना को पैकेट के रूप में अलग अलग रास्तों से गुजार दिया जाता है, अलग अलग रास्तों से गुजार दिया जाता है। तो एफिशिएंट कौन सा होता है? ज़्यादा एफिशिएंट ये होता है, लेकिन स्पीड किसकी फास्ट होती है? स्पीड इन द टर्म्स ऑफ स्पीड सर्किट स्विचिंग इज बेटर। अब हम बात करते हैं विभिन्न मोबाइल फ़ोन प्रणालियों की। विभिन्न मोबाइल फ़ोन प्रणालियों का आशय क्या है? विभिन्न मोबाइल फ़ोन प्रणालियों का आशय ये है कि आप लोग भी मोबाइल चला रहे होंगे। मोबाइल शुरुआत में 1G से स्टार्ट हुआ, फिर 2G नेट का ज़माना आया। जो ऐसे मोबाइल सेट आए जो 2G नेटवर्क को सपोर्ट करते थे। 2G नेटवर्क आप जानते होंगे कि महीने में 1 GB का इंटरनेट का रिचार्ज हुआ करता था। फिर उसके बाद 3G का, फिर 4G का। 4G जो कि LTE आया करता था, हमारे जो जहाँ पे सिग्नल आते हैं उसके पास LTE लिखा हुआ आया करता था। और वर्तमान में 5G का टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें VoLTE, VoLTE, वॉइस ओवर LTE लिखा आता है। LTE क्या होता है, VoLTE या VoLTE क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 1G, 2G, 3G और 4G या 5G में किस किस तरह से टेक्नोलॉजीज चेंज हुई है और उन टेक्नोलॉजीज को क्या कहते हैं। तो जब 1G का ज़माना था, बड़े बड़े हैंडसेट चला करते थे जिनकी यूटिलिटी कम हुआ करती थी, वॉइस हुआ करता था, सिर्फ वॉइस कॉलिंग हुआ करती थी, इंटरनेट या डेटा नहीं हुआ करता था जिन मोबाइल्स में, तो वो यूज़ करते थे FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। सबसे पहली टेक्निक कौन सी आई थी 1G में? FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। इनको याद करना भी बहुत ईजी है। अभी मैं बता दूंगा आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर उनमें आप कोई रिलेशन सेट कर लें तो वो आपको आसानी से याद हो जाती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा कीजिए, इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को जोड़ के पढ़िए। फिर 2G में TDMA मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इससे एडवांस और आया CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और फिर जो सबसे एडवांस है वो क्या है? OFDMA। FDMA तो शुरुआत वाला था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें एडवांस क्या हुआ? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इनमें आप अगर थोड़ा सा भी नोटिस करेंगे तो डिवीजन मल्टीपल एक्सेस DMA 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 तीनों चारों में सेम मिलेगा। मतलब किसी चीज़ का डिवीजन हो रहा है, किसी चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है और उसको मल्टीपल एक्सेस दिया जा रहा है। छोटे छोटे वर्ड्स को तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से हमें लर्न हो जाएगी चीज़ें। डिवाइड किया जा रहा है और मल्टीपल एक्सेस दिया जा रहा है। किसको डिवाइड किया जा रहा है? सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को। जो 2G है, सपोज ये 1G है, ये 2G, ये 3G, ये 4 और 5G में चलता है, ठीक है। दूसरे में किसको डिवाइड किया? टाइम को। दूसरे में टाइम को, तीसरे में कोड को, तीसरे में कोड को, और चौथे में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी इसका ही एडवांस रूप है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें, या सबसे पहले आप ग्राफ के थ्रू समझ लीजिए
ये देखिए आप, ये देख लीजिए, ये एक पे तो ले लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी, एक पे ले लीजिए टाइम, एक पे फ्रीक्वेंसी और एक पे टाइम। सबसे पहले कौन सा था, एफडीए में, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होगी, इसमें क्या हो रहा है, टाइम की वैल्यू तो एक ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है। टाइम की वैल्यू तो एक ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिवीजन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का डिवीजन हो रहा है। अब अगर हम टीडीए में देखते हैं तो टीडीए में क्या होगा, यहाँ पे हमारा वही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारा टाइम। अब टाइम को डिवाइड करना है तो एक फ्रीक्वेंसी, ये टाइम डिवाइड हो गया। एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग टाइम की वैल्यू रहेगी, एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग काई की वैल्यू रहेगी, एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग टाइम की वैल्यू रहेगी। ये क्या हो जाएगा, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। इसके बाद सीडीए में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस में क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस देख लो। अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी को और टाइम को डिवाइड किया है, अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, वापस से वही फ्रीक्वेंसी और वही टाइम, लेकिन इसमें यह होगा कि इन दोनों का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, एक पर्टिकुलर कोड बनाया जाएगा। ये तो ग्राफ वाली भाषा चल रही है, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे 2 मिनट में आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। इस तरह से इनका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का एक एक कोड बनाया गया है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का क्या क्या बनाया गया है, एक कोड बनाया गया है। तो ये है सीडीएम है, मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। क्या है ये, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। और लास्ट वाला है हमारे पास ओ एफ डी एम ए, मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है फ्रीक्वेंसी, देखो आप, ये फ्रीक्वेंसी नीचे ले ली और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच में इस तरह का ग्राफ होता है। इसमें इसमें कई सारे चैनल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि कई सारे चैनल्स होते हैं और सारे चैनलों पे पैरेलल डेटा ट्रांसफर होता है, पैरेलल डेटा ट्रांसफर होता है। तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 4G और 5G में क्या होता है, 1G में और 5G में क्या डिफरेंस आया, जो फर्स्ट जनरेशन जो हमारे मोबाइल से और वर्तमान में जो 5G है, 5th जनरेशन का जो मोबाइल है, उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये आया कि फ्रीक्वेंसी हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स की डेटा जो कैरिंग कैपेसिटी है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, छोटे छोटे अंतराल पे ही ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ते हैं, उससे सिग्नल भी वीक नहीं होता। जैसे ही जो हमारा BTS होता है, टावर को क्या कहते हैं, BTS, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, वो क्या काम करता है, उसमें एंटीना होता है, वो रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। उससे पहले जैसे रिसीव करता है, सेंड करने से पहले उसको एम्पलीफाई कर देता है, जिस सिग्नल को वो रिसीव कर रहा है उसको एम्पलीफाई कर देता है। ये काम कहीं पे होता है, ये काम होता है हर टावर पे, लेकिन 5G में मल्टीपल टावर्स यूज़ करने पड़ते हैं, 5G में मल्टीपल टावर्स यूज़ करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ज़्यादा होता है। अगर OFDMA को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो FDMA को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ये एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी, और इसमें इस तरह से इसका सुपर इम्पोज कर रही है, जैसे दोनों यहाँ पे इनका सुपर इम्पोजिशन होगा ये, ठीक है। आपको अगर ये ना भी समझ आए तो भी मैंने आपके लिए इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है। जैसे
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब फ्रीक्वेंसी को अलग अलग भागों में किस तरह से बांटा जाता है? आप एफएम चलाते हैं, कोई बिग एफएम सुनना पसंद करता है 92.7, कोई माई एफएम सुनना पसंद करता है 94.3, कोई 103.60 जो आकाशवाणी आती है जिस पे वो सुनना पसंद करता है, या कोई रेडियो मिर्ची सुनना पसंद करता है। ये सब अलग अलग चैनल किस पे आते हैं? ये 94.3, 92.7, ये सब चीज़ें क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है इनकी। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब हम अपने डिवाइस को ट्यून करते हैं तभी ये चैनल बजते हैं। तो जिस तरह से एक एक चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बांट दी गई है, वही एफडीएम में हुआ करता था। हर जो भी उपभोक्ता, जो भी कंज्यूमर है, उनको फ्रीक्वेंसी अलग अलग बैंड डेडिकेटेड दी जाती थी। इस तरह से वर्तमान में अलग अलग चैनल को एक एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है। उसी तरह से टीडीएम में क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब यहाँ पे डिवीजन किसका होगा? टाइम का होगा। डिवीजन किसका होगा? टाइम का होगा। अब टाइम को किस तरह समझ सकते हैं? टाइम को इस तरह से समझ सकते हैं हम कि कोई भी एक गेम है, कोई भी एक गेम है, आप ऐसा गेम समझ लीजिए कि आप गर्मियों की छुट्टियों में जैसे नाना जी के घर पे, मामा जी के घर पे जाते थे। अब आप बच्चे तो हैं 6 और खेल रहे हैं चेस, शतरंज खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो या तो 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं या 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं कैरम में। तो क्या होगा? जब 10 या 12 बच्चे होंगे, या ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे, क्या करना पड़ेगा हमको सबको एक एक टाइम स्लॉट देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले एक्स और वाई खेलेंगे, फिर उसके बाद जेड और एम खेलेंगे, उसके बाद पी और क्यू खेलेंगे। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया? हमने उनका टाइम डिवाइड कर दिया कि आप 15 मिनट या एक गेम आप खेलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स आप खेलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स आप खेलेंगे। ये किसका बंटवारा हुआ है? ये बंटवारा हुआ है टाइम का। ये बंटवारा हुआ है टाइम का। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट वैल्यू। और डिवीजन किसका हो रहा है? अलग अलग वैल्यूज किसकी आ रही है? 1 2 3 4। और लेट्स सपोज ये 2 है या 5 है। लेट्स सपोज ये 5 है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट, और टाइम की वैल्यू जो है बढ़ी हुई आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सीडीएमए की। सीडीएमए क्या होता है? सीडीएम होता है, मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम का एक अलग सा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको पर्टिकुलर कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब जिसके पास जो पर्टिकुलर कोड होता है वही उस कोड की भाषा को समझ सकता है। इसको आप लेमैन लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस में एक पार्टी हो रही है। उस पार्टी में क्या हो रहा है? तो एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में या एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी हो रही है। अब उस पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इंडियंस भी हैं या एशियन पर्सन्स भी हैं, वियतनाम के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी हैं, जापान के लोग भी हैं, रशिया के लोग भी हैं, यूएसए के लोग भी हैं, पोलैंड के लोग भी हैं। अब रशियन में बातें कर रहे हैं, रशियन भाषा में बातें कर रहे हैं। वियतनाम के लोग वियतनामी भाषा में बातें कर रहे हैं। तुर्की के लोग टर्किश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो बांग्ला वाले लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वो बांग्ला भाषा में बातें कर रहे हैं। जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो हिंदी में बातें कर रहे हैं। जो यूएस के लोग हैं वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। और एक बार के लिए आप सपोज करके चलिए कि जो देश के, जिस भी देश के लोग हैं उन्हें सिर्फ उन्हीं देश की भाषा आती है, तो सबके सामने बात होते हुए भी सिर्फ वो अपने ही देश के लोगों के द्वारा की जाने वाली बातों को समझ पाएंगे, दूसरे देश के लोगों के द्वारा की जाने वाली बातों को नहीं समझ पाएंगे। यही होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब अगर कोई दूसरे जापानी में बात कर रहे हैं आपस में, तो क्या हम समझ सकते हैं? अगर हमारे पास जापानी का ज्ञान नहीं है तो क्या हम उस जापानी भाषा को समझ सकते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? चाइनीज़ लैंग्वेज को समझ सकते हैं या रशियन लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? नहीं समझ सकते। मतलब
हर एक आदमी का अपना पर्टिकुलर कोड है और वो उस कोड को ही समझता है। हर व्यक्ति को अपना अपना कोड डिवाइड कर दिया गया है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसको पर्टिकुलर कोड को डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए क्या कहलाता है, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको CDMA क्यों कहा गया, क्योंकि मेरा हिंदी का कोड हो गया, किसी का जापानी का कोड हो गया, किसी का रशियन का हो गया, किसी का वियतनामी लैंग्वेज का हो गया, किसी का इंग्लिश का हो गया, किसी का फ्रेंच का हो गया। तो CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और लास्ट में जो सबसे एडवांस टेक्निक है वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो जिसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का बंटवारा होता है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का बंटवारा होता है और इसमें जो है मल्टीपल साइमल्टेनियसली, इसमें क्या होता है, इसमें यूँ समझ लीजिए कि साइमल्टेनियसली कई मार्गों से जैसे एक ही साथ डेटा भेजा जा सकता है। ऑर्थोगोनल मतलब 8 तरीकों से साइमल्टेनियसली। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, अष्टकोणीय जो संरचना होती है वो ऑर्थोगोनल फिगर कहलाती है। मतलब 8 लेन वाला ऐसा रोड है जिसपे साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। वो काम में लिया जाता है 4G और 5G में। देख लेते हैं अब इसमें क्या होता है कि हर उपभोक्ता को अलग अलग अपना फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, FDMA में क्या दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है। इसमें क्या होगा, अलग अलग टाइम देंगे, टाइम डिवीजन करना है तो टाइम को डिवाइड कर देंगे। हर उपभोक्ता को अलग अलग कोड दिया जाता है। जब हम कोड डिवीजन की बात करते हैं तो उपभोक्ता को क्या देंगे, अलग अलग कोड देंगे। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या करेंगे कि डेटा को कई समानांतर फ्रीक्वेंसी चैनलों में बांटकर भेजा जाता है। जो हमारा डेटा है उसको कई सारे मल्टीपल पैरेलल, जैसे ऑर्थोगोनल है तो मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि 8 पैरेलल रोड्स हैं, एक हाईवे है, उस पर डेटा को एक ही रास्ते से भेजे जाने की जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से वो टास्क पूरा हो जाए, हमारे जो पूरे बैंडविड्थ है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। इसमें गुणवत्ता देखिए, गुणवत्ता FDMA की अच्छी रहेगी या कम रहेगी। FDMA रिप्रेजेंट कर रहा है 1G को, फर्स्ट जनरेशन को, TDMA सेकंड जनरेशन, CDMA थर्ड जनरेशन एंड FDMA फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रहा है। तो फिर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम थी, इसीलिए तो 2G 3G 4G इनका विकास हुआ, 5G तक पहुंच चुके हैं हम, तो इसकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम रहती है। जो TDMA है उसकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत उच्च है, CDMA की अच्छी गुणवत्ता होती है। ओके, FDMA क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जिस तरह से चैनल्स में जो डेटा होता है हमारा FM में चैनल्स लगातार चालू रहते हैं, आप कोई सा भी ट्यून करके, कोई सी फ्रीक्वेंसी ट्यून करके आप उस चैनल का आनंद ले सकते हैं। उसी तरह से इसमें डेटा ट्रांसफ़र कंटिन्यू होता रहता है। इसमें क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में टाइम को डिवाइड करते हैं भैया। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है, टाइम को डिवाइड करते हैं, तो मतलब जो डेटा होगा वो समय के अनुसार डिवाइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू डेटा फ्लो हो रहा है, आपने ट्यून किया और वो डेटा एक्सेस कर लिया, ऐसा नहीं होगा। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा, आपका टाइम स्लॉट आपका है तो आपको मिलेगा, आपका टाइम स्लॉट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है, सभी के सभी डेटा जो होते हैं वो एक साथ भेजे जा सकते हैं। हाँ, सभी डेटा एक साथ भेजे जा सकते हैं। एक हॉल में सभी तरह के लोग उपस्थित थे, सभी डेटा भेजे गए, लेकिन जिसके पास पर्टिकुलर कोड को समझने की एबिलिटी है वही समझ पाएगा, दूसरा समझ नहीं पाएगा। तो डेटा इसमें साइमल्टेनियसली भेजे जाते हैं। OFDM में क्या होता है, OFDM में ऑप्टिमाइजेशन, डेटा का ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, डेटा को मल्टीपल लेंथ से साइमल्टेनियसली गुजारा जाता है। जो FDMA है वो सरल और पुरानी तकनीक है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट जनरेशन को जो रिप्रेजेंट करती है वो सरल और पुरानी तकनीक है। जो हमारी TDMA है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, वो 2D
सेकंड जनरेशन वो 2G सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्पेक्ट्रम का और बेहतर उपयोग कर पाती है। पहले स्पेक्ट्रम का उतना बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो टाइम डिवीजन किया हमने, टाइम स्लॉट्स में बांट दिया, तो उसका क्या हुआ, बेहतर जो है स्पेक्ट्रम का उपयोग कर पाए हम। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करते हैं हम, जिसमें कि थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि क्षमता भी, कैपेसिटी बढ़ गई और सिक्योरिटी बढ़ गई। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, एक तो कैपेसिटी बढ़ गई, डेटा कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब एक साथ बहुत सारा डेटा आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। 2G में ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे थे कि आप 3G में कर रहे हैं, तो 3G में कर रहे हैं। सिक्योरिटी 2G में ज़्यादा थी कि 3G में ज़्यादा है, 3G में ज़्यादा है। ओके। और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की, तो उसमें तो बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी और जो डेटा स्ट्रीम्स हैं वो मल्टीपल हो जाएंगे, डेटा स्ट्रीम्स सिंगल नहीं रह जाएंगे। अभी तो अगर एक ही डेटा स्ट्रीम भेजते रहेंगे या उसको एक एक टाइम पे हम उसका एक्सेस देंगे, नहीं, अब तो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स आप लगाइए। मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स लगाने से अलग अलग यूजर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूजर्स साइमल्टेनियसली अलग अलग काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। पहले ऐसा हुआ करता था, 3G में क्या हुआ था, हमारे फ़ोन आता था तो इंटरनेट बंद हो जाता था, फ़ोन आते इंटरनेट बंद हो जाता था। आज 5G में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। आज ये 5G है, उसमें प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, क्योंकि LTE जो नेटवर्क था 4G के अंदर, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE जो फैसिलिटी थी उसमें क्या था कि सिर्फ फ़ोन कर पाते थे हम। लेकिन 5G में क्या हुआ कि वॉइस ओवर LTE हो गया, आपका नेटवर्क भी चलता रहेगा, आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। अब जब हम स्पीकर पर डाल के और कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं तुरंत, ये पॉसिबल क्यों पा रहा है, ये VoLTE की वजह से हो रहा है। मतलब एक ही टाइम पे आप देखेंगे मल्टीपल चैनल्स के थ्रू मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स की सुविधा मिल रही है। एक डेटा स्ट्रीम से आप बात कर पा रहे हैं, दूसरी डेटा स्ट्रीम का यूज़ करते हुए आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, OFDMA टेक्निक के थ्रू, मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जब मैं जितनी बार इसको बोल रहा हूँ, आप भी एक बार इसको मन में या मुँह से बोल लिया कीजिए, क्योंकि अगर उसमें आ जाती है आपके, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि FDMA, TDMA, CDMA और AFDMA, इनमें किसका डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तो है ही सही, फ्रीक्वेंसी का है, टाइम का है, कोड का है, या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि इसकी सीमाएं सीमित थी। फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि उसकी लिमिटेड यूसेज थे, उसके यूसेज बहुत ज़्यादा वाइड नहीं थे। सेकंड में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में 2G में जब आया तो टाइम को डिवाइड किया था हमने, टाइम के स्लॉट्स पाते थे। तो टाइम स्लॉट्स कब वर्क करेंगे, टाइम स्लॉट्स तब वर्क करेंगे जब उनका बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होगा। टाइम स्लॉट्स तब वर्क करेंगे जब उनका बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होगा। मतलब टाइमिंग का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। 3G नेटवर्क में जो हमारी तकनीक थी वो और कॉम्प्लेक्स हुई, थोड़ी सी और महंगी हुई, और जो 4G 5G हम टेक्निक की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें और प्रोसेसिंग महंगी होगी, इसमें और प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम होगी, प्रोसेसिंग पावर की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, तकनीक और ज़्यादा जटिल होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा फैलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस में है, 1G में या 5G में? 5G में। ये आवृत्ति का बंटवारा है, ये समय का बंटवारा है। आसान भाषा में भी आपके लिए दिया गया है कि रेडियो पे हर चैनल की अलग अलग अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है, उसको ट्यून करते हैं हम, और जिस भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं उसको एक्सेस कर लेते हैं। टाइम डिवीजन किस तरह से किया जाता है, जैसे कि हर खिलाड़ी को खेल में बारी बारी से समय दिया जाता है। और कोड डिवीजन में एक ही स्थान पर कई लोग अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं, श्रोता सिर्फ अपनी ही भाषा समझ सकता है। OFDM में क्या होता है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, कि एक राजमार्ग पर कई लेन है और हर लेन से समानांतर रूप से सामान भेजा जा रहा है।
मतलब आप वॉइस कॉलिंग भी कर पा रहे हैं, आप इंटरनेट भी एक्सेस कर पा रहे हैं OFDMA टेक्निक के थ्रू, OFDMA टेक्निक के थ्रू। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, GSM और CDMA, GSM और CDMA में क्या डिफरेंस होता है। अभी जो वर्तमान में आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो GSM है या CDMA है। आपने कभी वो मोबाइल यूज किए? छोटे छोटे मोबाइल्स आते थे, किसके आते थे? आज वर्तमान में प्रचलित कंपनियां कौन सी है? जियो। जियो किसकी है? मुकेश अंबानी की। इससे पहले इनका जो पेरेंटल ग्रुप है रिलायंस CDMA फ़ोन आया करता था, छोटा फ़ोन आया करता था। और एक था टाटा इंडिकॉम, उसके भी छोटे छोटे हैंडसेट्स आया करते थे, टाटा इंडिकॉम और रिलायंस CDMA के। वर्तमान में जियो, एयरटेल, VI मतलब वोडाफोन आइडिया, ये सब कंपनियां ही मेजरली चल रही है। पहले से और आज में चेंज क्या आ गया है? पहले से और आज के परिदृश्य में आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया है? वो छोटा मोबाइल और एक आज बड़ा स्क्रीन टच मोबाइल, इन दोनों में डिफरेंस। पहले सिम नहीं डल रही थी, पहले आपका जो मोबाइल का डिवाइस था वही रजिस्टर होता था सीधा का सीधा, आपके नाम पर वही रजिस्टर होता था। अब आप सिम अपने आधार से रजिस्ट्रेशन करवा के सिम अपने नाम करवाते हैं, उस सिम को किसी भी मोबाइल में डाल सकते हैं। उसको पहले मोबाइल ही पूरा का पूरा रजिस्टर होता था, वो था CDMA टेक्निक। वर्तमान में चल रही है GSM टेक्निक, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM की फुल फॉर्म क्या होती है? GSM की फुल फॉर्म पे विशेष ध्यान रखा कीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एंड व्हाट अबाउट CDMA? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो GSM है वो किस टेक्निक पे काम करता है? GSM काम करता है TDMA टेक्निक पे। GSM काम करता है TDMA टेक्निक, मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और CDMA, उसमें तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस चली रही है टेक्निक ऑलरेडी। GSM में क्या जरूरी होता है? जो हमारा वर्तमान का जो मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल, मल्टीपल सिम वाला मोबाइल, उसमें सिम कार्ड जरूरी है। और जो CDMA पुराने फ़ोन्स आया करते थे उसमें सिम कार्ड जरूरी नहीं होता था। उसका हर मोबाइल का एक नंबर फिक्स हुआ करता था, मोबाइल का ही नंबर होता था। वर्तमान जो GSM है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि कम है? आपको आश्चर्य होगा कि उसकी कैपेसिटी कम है। CDMA फ़ोन की कैपेसिटी ज़्यादा हुआ करती थी। आप कहीं भीड़ भाड़ में चली जाइए, कहीं मेले में चले जाते हैं आप, या किसी बड़ी शादी में चले जाएं जहाँ पे 10,000 15,000 आदमियों का खाना है, वहाँ देखिए आपके मोबाइल के टावर बिल्कुल लो हो जाते हैं, उनका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल लो हो जाती है, आप बात करने में सक्षम नहीं रहते हैं, आपको कहीं दूर जगह जाके और बात करना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? GSM मोबाइल में ऐसा क्यों हो रहा है? GSM मोबाइल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही टावर पे जो BTS होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन जो होता है, उस पर उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। उससे उस पर क्या हो रहा है कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वो फिर अपनी सेवाएं देने में विफल हो जाता है। इसी तरह से इसकी जो क्वालिटी है वो GSM की कम होती है और CDMA की ज़्यादा होती है। अगर वैश्विक परिदृश्य में हम देखें तो CDMA जो होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? मुख्यतया कनाडा और USA में। मुख्यतया कनाडा और USA में CDMA यूज़ होता है। वहीं हमारे देश में जैसे GSM चल रहा है, और हम कहाँ पे आते हैं? एशिया में। तो एशियन और यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन और यूरोपियन कंट्रीज में क्या यूज़ होता है? एशियन यूरोपियन कंट्रीज में GSM यूज़ होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यूज़ होता है। अगर सिम आपको मोबाइल चेंज करना हो तो हर बार क्या सिम चेंज करवानी पड़ती है क्या? या सिम एक बार ही लेनी पड़ती है? सिम तो एक बार ही लेते हैं वर्तमान में हम। GSM अगर हम यूज़ कर रहे हैं, GSM सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि नया मोबाइल कितने भी हम मोबाइल चेंज करते जाएं, उसमें सिम डालिए और काम चल जाएगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जितनी बार मोबाइल चेंज करोगे उतनी बार आपका नंबर चेंज हो जाएगा। मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मोबाइल नंबर किससे एसोसिएटेड था? आपके मोबाइल हैंडसेट से। मोबाइल नंबर किससे एसोसिएटेड था? आपके मोबाइल हैंडसेट से। तो वर्तमान में अधिक प्रचलन में कौन सी है? GSM है या CDMA है?
अगर आप हमारे आसपास के या वैश्विक वैश्विक स्तर पे भी देखें तो अधिकतम देश जीएसएम व्यवस्था को यूज़ कर रहे हैं, जीएसएम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी की वजह से ये सिस्टम आसान होता है। लेकिन एक इशू ये भी है, कई बार आपने सुना होगा इसमें, आपके पास फ़ोन आ जाता है कि आप मेरे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। अब एक सिम पे जब एक ही नंबर है तो मल्टीपल एक से ज़्यादा आदमियों को कैसे अलॉट हो सकता है? ये होता है कंसेप्ट सिम क्लोनिंग का। ये होता है कंसेप्ट सिम क्लोनिंग का। मतलब इसकी जो सुरक्षा का स्तर है वो सीडीएमए की तुलना में कम है। वो सीडीएमए की तुलना में कम है, क्योंकि इसमें सिम क्लोनिंग पॉसिबल है, उसमें सिम क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है। उसमें तो एक डिवाइस पे एक ही नंबर रजिस्टर होगा, एक डिवाइस पे क्या होगा, एक ही नंबर रजिस्टर होगा। तो ज़्यादा सुरक्षित कौन सा हुआ? सीडीएमए, जो हमारे यहाँ पे या वैश्विक स्तर पे भी कम प्रचलन में है, क्योंकि उस पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं है। क्यों कम प्रचलन में? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से। वर्तमान जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये है, और टाटा इंडिकॉम, रिलायंस सीडीएमए पहले चला करती थी कंपनीज। अब मोबाइल संचार की मुख्य पीढ़ियाँ, कौन कौन सी जनरेशन्स हैं जिन्होंने मोबाइल संचार में एक बड़ा रोल प्ले किया है 1980 के दशक से लेके और वर्तमान 2025 चल रहा है हमारा, आखिरकार कौन कौन से बदलावों से गुजरा है ये हमारा मोबाइल हैंडसेट, और कौन कौन सी जनरेशन्स में कौन किस तरह के तकनीकी बदलाव हुए हैं, इनके फ्रीक्वेंसी के किस तरह से बदलाव हुए हैं। आप एक थोड़ा सा मोटा आइडिया तो आप लगा सकते हैं वैसे, जैसे हमने स्काई वेव कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसमें रेडियो वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम हमने देखा था, वेवलेंथ हमने समझा था, हमने फ्रीक्वेंसी समझा था। फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो वर्तमान में 5G चल रहा है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा। फर्स्ट जनरेशन 1G में और 5G में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी हाई होगी? फर्स्ट जनरेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी या फिफ्थ जनरेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी? बताइए आप, फर्स्ट जनरेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी या फिफ्थ जनरेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी? फर्स्ट जनरेशन में कितना सा डेटा कंज्यूम होता था, कितने सा डेटा का आदान प्रदान होता था, ट्रांसफ़र होता था, नेटवर्क पे हम एक्सेस कर पाते थे बहुत कम, स्पीड ही नहीं आती थी, तो डेटा कहाँ से जाएगा? डेटा कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि हम मल्टीपल कौन से बैंड्स यूज करने लग गए? OFDMA टेक्निक आ गई, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक आ गई। उससे मल्टीपल जो चैनल्स हैं उनको साइमल्टेनियसली एक्सेस करना पॉसिबल हो पाया, और 5G में जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं उनको भी हमने इस्तेमाल किया। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? 5G की। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट जनरेशन याद है आपको वो दौर जिसमें बड़े बड़े जो है हमारा जो मोबाइल है वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, बड़े बड़े हैंडसेट्स हुआ करते, हैंडसेट्स जो है बड़े बड़े हुआ करते थे, और इंटरनेट का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल करना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। वॉइस कॉल करना, बिना तार के किसी ऐसी डिवाइस से बात करना चलते फिरते, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके लिए बड़े बड़े डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी। और ये समय कब था? ये समय था 1980 का। और इसके लिए कौन से सिग्नल्स यूज में लाए जाते थे? इसके लिए यूज में लाए जाते थे एनालॉग सिग्नल्स। इसके लिए सिग्नल्स कौन से यूज में लाए जाते थे? एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल वाले हमने सिग्नल्स देखे थे, जो ब्लॉक वेव से रिप्रेजेंट होते थे, उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, और शुरुआती जो एनालॉग सिग्नल्स थे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन वाला जो किस टेक्निक पे था, अभी पढ़ के आए हम, FDMA टेक्निक पे। किस टेक्निक पे आधारित था? FDMA टेक्निक, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उस समय की स्पीड लगभग क्या स्पीड रही होगी डेटा की? 2.4 kbps। अभी हम प्लान ले रहे हैं, कितने का प्लान ले रहे हैं हम सोचते हैं कि यार हमारा जो प्लान है वो मैक्सिमम 10 Gbps का प्लान आ जाए। फाइबर का जो प्लान लेते हैं 10 Gbps का, और उस समय क्या स्पीड थी? 2.4 kbps।
फ्रीक्वेंसी अगर रेंज की आप बात करें तो 800 मेगाहर्ट्ज से 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी, 800 मेगाहर्ट्ज से 900 मेगाहर्ट्ज। और चैनल की बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज, चैनल बैंडविड्थ कितनी थी, 30 किलोहर्ट्ज। सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल ही उस पर पॉसिबल हो पाते थे। लेकिन 1980 के दशक में क्या ये कम बात थी कि हम चलते फिरते किसी से बात कर रहे हैं। मतलब ये पहला वायरलेस मोबाइल नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, हम चलते फिरते बात करना पॉसिबल हो पाया। उस समय की क्या कमियां थी, जिन कमियों को आगे सुधारा गया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में जिन कमियों को सुधारा गया वो कौन कौन सी कमियां थी। पहली बात तो ये कि पहली जो चुनौती मान लीजिए, सीमा मान लीजिए उसको आप, या कमी मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल संभव हो पा रहा था, उसकी भी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। जो बात कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, मतलब उसको टैप किया जा सकता था बहुत आसानी से। जो इस डिवाइस का हम यूज़ कर रहे थे, जिस डिवाइस का हम यूज़ कर रहे थे, वो डिवाइस हमें बड़े बड़े हैंडसेट्स का यूज़ करना पड़ रहा था। छोटे डिवाइस नहीं हुआ करते थे, बड़े डिवाइस हुआ करते थे, बड़े बड़े हैंडसेट्स का यूज़ करना पड़ रहा था। ओके, और पहले जिस तरह से मोबाइल्स आते थे कि वो एक चुटकुला चला करता था ना, जोक चला करता था कि घर में गुस्से मेहमान पूछता है कि पतली पिन का चार्जर मिलेगा क्या। मतलब किसी के तो पतली पिन लगती थी, किसी की मोटी पिन लगती थी, किसी की चपटी पिन लगती थी। आज सी टाइप का ज़माना आ गया है, यूनिवर्सल हो गया है। लगभग जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल से हेडसेट्स हैं उनमें एक ही तरह का पिन यूज़ में आता है। उसी तरह से जब शुरुआती दौर में क्या हुआ करता था कि रोमिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं था। अगर आप बाहर चले गए तो बात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके नेटवर्क के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपके नेटवर्क से कनेक्ट कर दे। एक देश का नेटवर्क सिस्टम पूरी तरह से अलग, दूसरे देश का नेटवर्क सिस्टम पूरी तरह से अलग। वर्तमान में सब इंटीग्रेट हो चुके हैं, वर्तमान में सब इंटीग्रेट हो चुके हैं। इंटीग्रेशन से क्या होगा कि भारत का जो नेटवर्क है वो दूसरे देश के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। भारत का जो नेटवर्क है वो दूसरे देश के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, और इसके लिए वो रोमिंग के चार्जेज वसूल करते हैं, रोमिंग के चार्जेज वसूल करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन से काफ़ी सुविधा हो गई है। फर्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है कि स्पीड और कैपेसिटी हमको कमी मिलनी थी। इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन का दौर, मतलब 2G का दौर। अब ये 2G कब प्रारंभ हुआ, 1991 में। 1980 के बाद 1991 में जब हम आते हैं तो एनालॉग की जगह डिजिटल सिग्नल का यूज़ होने लग गया, क्वालिटी बढ़ गई। FDMA की जगह TDMA और CDMA का यूज़ होने लग गया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन की जगह टाइम डिवीजन और कोड डिवीजन का यूज़ होने लग गया। जो डेटा स्पीड है 144 kbps तक चली गई, 144 kbps से, मतलब सिंगल डिजिट से, और 3 डिजिट तक का डेटा स्पीड का सफ़र तय हो चुका है। वर्तमान में 1991 के समय में वॉइस कॉल पॉसिबल है, रिंगटोन को डाउनलोड किया जा सकता है। आप जो धुन वाली रिंगटोन आती थी उसको पैसे देकर डाउनलोड कर सकते थे। SMS भेजना भी पॉसिबल हो पाया। फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल में SMS नहीं भेजा जा सकता था, फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल में SMS नहीं भेजा जा सकता था। तो क्या क्या पॉसिबल हुआ, एक तो वॉइस, SMS और रिंगटोन को डाउनलोड किया जा सकता था। इसके बाद आती है जनरेशन 1991 के बाद 2000 में 2.5G जनरेशन। अब इस जनरेशन में क्या होता है, इस जनरेशन में GSM इंट्रोड्यूस होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस होता है। मतलब सिम का जो कंसेप्ट है वो अभी अपने शैशव अवस्था में है। और GPRS मतलब जो पैकेट डेटा है उसके लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस को, GPRS को इसमें इस्तेमाल किया गया 2.5 जनरेशन में। स्पीड जो पहले 144 kbps थी उसकी क्षमता अब बढ़ के 384 kbps हो गई। उसकी क्षमता कितनी हो गई, 384 kbps। 2.5 जनरेशन या 2.5 जनरेशन जो थी इसमें पहली बार इंटरनेट एक्सेस करने को मिला, लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने को मिला।
एसएमएस से हमने एमएमएस तक का सफ़र तय कर लिया है, एसएमएस से एमएमएस तक का सफ़र तय कर लिया। एसएमएस क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। और एमएमएस क्या होती है? एमएमएस क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस से मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस तक का हमने सफ़र तय किया। हम ईमेल भिजवाने लगे, ये सब परिवर्तन आए 2.5G के थ्रू, 2.5G के माध्यम से, जिसमें कि वॉइस क्वालिटी जो हमारी थी वो बेहतर हो गई। जो हमारी कॉल को टैप करना जितना आसान था फर्स्ट जनरेशन में, उसको वो अब उतना आसान नहीं रहा। मतलब सुरक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ गया और ऊर्जा की खपत, जो हमारी एनर्जी का कंज्यूम हो रही थी, हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, वो भी उतनी कंज्यूम नहीं हो पा रही थी। मतलब हमारी ऊर्जा खपत कम हो गई। हमारी ऊर्जा खपत क्या हो गई? हमारी ऊर्जा खपत कम हो गई, सुरक्षित कॉल हो गई और जो वॉइस क्वालिटी वो बेहतर हो गई। लेकिन अभी 2.5G में भी इंटरनेट स्पीड इंसान की उस महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं थी। इंटरनेट की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और भीड़ में तो नेटवर्क बिल्कुल डाउन हो जाया करता था। इसके बाद आता है 2001। 2001 में इंट्रोड्यूस होता है 3G, थर्ड जनरेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस होती है। 2008 में भारत में एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ने सबसे पहले भारत में 2008 से इसकी शुरुआत की थी। और जीपीआरएस की जगह, जहाँ पे जनरल पैकेट रेडियो सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे थे 2.5G में, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया HSPA को। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया HSPA को। HSPA क्या होता है? हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। क्या होता है? हाई स्पीड पैकेट एक्सेस को। जीपीआरएस की जगह हाई स्पीड पैकेट एक्सेस का। उससे क्या होगा? स्पीड बढ़ गई। 384 तक पिछली बार आए थे kbps तक, अब 100 mbps की बात करने लगे। कितने की बात करने लगे? 100 mbps तक की बात करने लगे। पहले वाले में सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे थे जैसे तैसे, अब वेब ब्राउजिंग हो रही है, मोबाइल के एप्लीकेशंस बनने लग गए हैं, वीडियो कॉलिंग पॉसिबल हो पा रही है और दुनिया भर में एक समान मानकों के लिए कवायद शुरू हो चुकी है कि आखिरकार सारे के सारे हमारे जितने मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के जो सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने यूजर्स को सेवाएं दी जा सके, निर्बाध निर्विरोध सेवाएं दी जा सके। इसके बाद का आगमन है हमारे 4G तकनीक का। 4G तकनीक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4G तकनीक में सबसे क्रांतिकारी कदम 4G में LTE, 5G में VoLTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन that defines 4G, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन that defines 5G। ओके, 4G में क्या हुआ? LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। OFDMA तकनीक हमने देखी 4G और 5G दोनों में, OFDMA तकनीक। और ये कब से स्टार्ट हुआ? वो 3G आया था 2001 में, ये स्टार्ट हुआ 2008 में। जो इसका देरी थी, किसी भी हमारी रिक्वेस्ट को जो पूरी करने के लिए जो लेटेंसी का पीरियड था, देरी का पीरियड था, वो कितना हो गया? वो हो गया 50 मिलीसेकंड तक कम हो गया। 50 मिलीसेकंड तक कम हो गया। पहले जो वीडियो कॉलिंग हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पा रही थी, अब वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही थी, लेकिन हाई डेफिनेशन में। वीडियो स्ट्रीमिंग हाई डेफिनेशन में, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब वीडियो स्ट्रीमिंग हाई डेफिनेशन में किस तरह से पॉसिबल हो पाई? तेज इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट की स्पीड कैसी हुई? बढ़ गई और हाई डेफिनेशन में वीडियो स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो पाई। इसके बाद आती है 5G टेक्निक। अब 5G टेक्निक तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं इसको। 5G टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं। 2019 में ये प्रॉपर्ली लॉन्च किया गया था 5G टेक्निक, और भारत में 2022 में बड़े स्तर पे लॉन्च हुआ था एयरटेल के द्वारा। सबसे पहले भारत में बड़े स्तर पे लॉन्च किसने किया? आप सोच सकते हैं कि जियो ने उससे पहले लॉन्च कर दिया था, लेकिन जो बड़े पैमाने पे लॉन्च किया गया वो एयरटेल के द्वारा किया गया था। मोबाइल जो संचार तकनीक का IEEE मानक है वो 802.11 AC पर आधारित है। किसका? 5
जी का। और 5G की खास बात क्या है? 5G की खास बात ये है कि ये सभी तरह का जो तीनों स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं उन पे कार्य करने में सक्षम है। तीनों स्पेक्ट्रम बैंड कौन-कौन से होते हैं? लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। इनको भी हम समझेंगे कि लो बैंड क्या होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, मिड बैंड किस फ्रीक्वेंसी पे होता है और हाई बैंड किस फ्रीक्वेंसी पे होता है। अब वर्तमान में 5G जो केबीपीएस से हमने सफ़र शुरू किया था, ये हमारा सफ़र 5G में 10 से 20 जीबी पर सेकंड तक आ पहुंचा है। और वर्तमान में कई सारे क्रांतिकारी कदम, जिनमें बिग डेटा एनालिसिस, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, वर्चुअल रियलिटी वीआर, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नवीन और क्रांतिकारी तकनीक अभी वर्तमान में पैर पसार चुकी है और नई नई तकनीकें आती जा रही हैं। 6G वर्तमान में अनुसंधान के दौर में, विकास के दौर में, जैसे ये पब्लिक एक्सेस में आएगा तब हमें और नवीन तकनीकों को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, यूज़ करने का मौका मिलेगा। लेकिन 5G में जैसा कि मैंने बताया आपको, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई स्पीड होती है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कैसा होता है? ज़्यादा होता है। छोटे-छोटे हमको जहाँ पे भी जब भी 5G आया है, आप देखिए टावर्स की मल्टीपल संख्या हो गई है। टावर्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे छतों पे जो है टावर्स इंस्टॉल होने लग गए हैं। एक मोहल्ले में 2-2 टावर्स भी इंस्टॉल हो रखे हैं। अगर बड़ा हमारा मोहल्ला है, बड़ा हमारी कॉलोनी है, एरिया बड़ा है, तो एक में 2-2 टावर्स भी लगे हुए हैं। कई लोगों की ये शिकायत थी जब 4G से 5G पे स्विच किया उन लोगों ने, कि जब से ये 5G आया है मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। इसी का सॉल्यूशन तो उन्होंने दिया कि फास्ट मोबाइल बैटरी का आप चार्जर फास्ट वाला लीजिए, क्योंकि आप 5G यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव पॉइंट है इसका 5G टेक्नोलॉजी का, कि बैटरी की खपत अधिक होती है। वर्तमान में इतना सारे प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक भी दूर दराज के इलाके, लेह लद्दाख, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज़ देख लीजिए, चाहे राजस्थान का थार मरुस्थल का एरिया देख लीजिए आप, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में 5G अपने पूरी पकड़ मजबूत नहीं कर पाया है। सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो वो बात अलग है कि सैटेलाइट इंटरनेट से सभी जगह इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की जो फैसिलिटी है उसको धीरे धीरे उसका विकास किया जा रहा है, लेकिन वो भी स्वदेशी, अभी हमारा किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। वो भी एलन मस्क की स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, जो समुद्र में, आकाश में और धरती पर तीनों जगह इंटरनेट एक्सेस देने में सक्षम है। अब हम देखते हैं कि ये 5G जो है वो किन 3 बैंड को सपोर्ट करता है। सबसे पहला कौन सा है? लो बैंड, दूसरा है मिड बैंड और तीसरा है हाई बैंड। लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड क्या होता है? अब इतना सा तो नाम से क्लियर है कि लो का मतलब कम होता है, हाई का मतलब ज़्यादा होता है, मिड का मतलब बीच का होता है। कम, बीच का, मध्यम और उच्च। कम, मध्यम और या निम्न, मध्यम और उच्च। मान लीजिए आप अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी बैंड कम है, तो वो कौन सा होगा? लो बैंड होगा। और 1 से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक अगर फ्रीक्वेंसी है वो होगा मिड बैंड। और 24 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है वो होगा हाई बैंड। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है, पहले भी हमने पढ़ा था लैम्डा, जो कि वेवलेंथ को दिखाता है। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और लैम्डा अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लो बैंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम है? लो बैंड की फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब लंबी दूरी तक अगर हमको कोई चीज़ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? लो बैंड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। मिड बैंड फ्रीक्वेंसी ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो मीडियम डिस्टेंस के लिए। और हाई बैंड में क्या होगा? हाई बैंड में कुछ दूरी तक। इसीलिए तो 5G में आपसे पूछा जा सकता है कि 5G में आखिरकार इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बार बार छोटी छोटी स्थान पे ही टावर्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टावर्स इसलिए लगाने पड़ते हैं
क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करने की वजह से इनकी वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ कम होती है तो जो हमारा सिग्नल होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत दूर तक संभव नहीं हो पाता है। जो सिग्नल है वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। ट्रेवल नहीं करने की वजह से उसको बार बार बूस्ट करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। इसलिए मल्टीपल टावर्स इंस्टॉल किए जाते हैं 5G में, छोटे छोटे मल्टीपल टावर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी हाई बैंड की, इसलिए जहाँ जीबी में जीबीपीएस में स्पीड आएगी आपके हाई बैंड की, वहीं एमबीपीएस में स्पीड आएगी लो बैंड की। हाई बैंड में सिग्नल तो नहीं जा रहा बहुत दूर, लेकिन जा रहा है तो ऐसा जा रहा है कि जीबीपीएस में स्पीड आ रही है। ये सिग्नल बहुत दूर जा रहा है लेकिन स्पीड 100 एमबीपीएस ही रहेगी, क्योंकि जितना दूर सिग्नल ट्रेवल करेगा उसकी ऊर्जा का क्षय होगा, सिग्नल वीक होगा, इसलिए स्पीड 100 एमबीपीएस। और लेटेंसी पीरियड भी ज़्यादा होगा, लेटेंसी पीरियड भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक। ज़्यादा ट्रेवल करने की वजह से इसमें देरी या लेटेंसी ज़्यादा होगी, बीच वाले में थोड़ी इससे कम होगी, और हाई बैंड में क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो एम्पलीफाई हो रहा है टावर्स से, बीटीएस से, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन से, तो ये यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद लो बैंड का यूज़ कहाँ करते हैं? लो बैंड का यूज़ हमें लंबी दूरी तक कवरेज करना है, कहाँ भिजवाना पड़ेगा? दूर दराज लंबी दूरी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। कस्बों के लिए किसका यूज़ करेंगे? कस्बों के लिए मिड का यूज़ कर लो। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है, जो बिल्कुल इंडस्ट्री पर कमर्शियल पर्पज से है, वर्तमान में स्मार्ट सिटी जैसा टाइम जो चल रहा है, या इंडस्ट्री 4.0 जो पूरी तरह से इस पे आधारित है, इंटरनेट पे आधारित है। अगर कोई इस तरह की अवसंरचना है तो वो लो बैंड यूज़ करेगा या हाई बैंड यूज़ करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो हाई बैंड यूज़ करेगा, उसको अच्छी स्पीड चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा वो कर सकता है लेकिन स्पीड अच्छी चाहिए। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आप रिलेशन वापस से हमने एक बार देख लिया कि जब भी वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा लंबी दूरी तक लैम्डा या वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी जैसे ही लैम्डा ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 1G की अगर मैं बात करूँ या लो बैंड की मैं बात करूँ तो लो बैंड में दूरी ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और हाई बैंड की मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी दूरी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं LTE एंड VoLTE। LTE मीन्स लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE मीन्स वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। VO का मतलब सिर्फ इतना ही है, VO का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। पहले से क्या फ़र्क पड़ गया? पहले से क्या फ़र्क पड़ गया? जो 4G में हम LTE यूज़ कर रहे थे और 5G में हम VoLTE यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट तो तब भी चल रहा था, 4G पे भी चल रहा था और 5G पर भी चल रहा है, 5G पर भी चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, OFDM टेक्निक का यूज़ करते हुए मल्टीपल चैनल्स को एक साथ एक्सेस किया, और एक साथ एक्सेस करने के लिए हम एक चैनल पे हमारा जब भी हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, फ़ोन आ गया तो इंटरनेट हमारा बंद नहीं हुआ। ये किसकी वजह से? VoLTE टेक्निक की वजह से, VoLTE टेक्निक की वजह से। तो LTE में क्या होता है? LTE में जैसे कि 4G में डेटा ट्रांसफ़र तो तेज़ होता ही है, डेटा ट्रांसफ़र तेज़ होता है, लेकिन इस पे वॉइस कॉल भी पॉसिबल होता है। इस पे क्या होता है? वॉइस कॉल भी पॉसिबल होता है। जहाँ LTE में मतलब 4G में जो हमारी कॉलिंग की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वहीं 5G में HD लिखा आता है। जब हम कॉल करते हैं तो वॉइस कॉल भी हाई डेफिनेशन में होती है, वॉइस कॉल भी हाई डेफिनेशन में होती है। पहले कॉल के समय क्या इंटरनेट चलाना पॉसिबल था? नहीं था। तो VoLTE में क्या फ़र्क पड़ा कि कॉल और इंटरनेट दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। LTE का एक माइनस पॉइंट ये था कि उसमें बैटरी की खपत ज़्यादा होती थी, मतलब वो बैटरी का मतलब एनर्जी एफिशिएंट नहीं था। तो एनर्जी एफिशिएंसी किसकी आई? एनर्जी एफिशिएंसी इसकी आई, VoLTE की। VoLTE एनर्जी एफिशिएंट है, VoLTE क्या है? एनर्जी एफिशिएंट है। LTE में क्या हो पा रहा था? LTE में केवल और केवल हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे थे,
या तो इंटरनेट चला लो या बात ही कर लो, या तो इंटरनेट चला लो या बात ही कर लो। ऐसा तो कौन बोलेगा, ऐसा बोलेगा एलटीई। एलटीई बोलेगा या तो इंटरनेट चला लो या बात कर लो। लेकिन वोल्टी क्या बोलेगा कि मैं आपको दोनों करने दूंगा, आप आ जाओ मेरे साइड, मैं बात भी करवाऊंगा और आप इंटरनेट भी चला लेना। किसकी तरफ जाना आप प्रेफर करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है कि हम वॉइस कॉल भी करेंगे और इंटरनेट भी एक्सेस करेंगे, तो वोल्टी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? वोल्टी के पास जाएंगे। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैसे इसमें सिर्फ इंटरनेट को हम चला पा रहे थे, यहाँ पे वॉइस कॉलिंग भी पॉसिबल हो पाई। तो देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। टाइम हो चुका है। मोबाइल फोन प्रणालियों से फ्रीक्वेंसी डिवीजन, फर्स्ट जनरेशन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, सेकंड जनरेशन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, थर्ड जनरेशन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस एंड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में OFDM में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मतलब फ्रीक्वेंसी को अलग अलग बांट दिया, 94.3, 92.7, 103.60, इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी बांट दी गई और लगातार ये फ्रीक्वेंसी चलती रहते हैं। आप बस ट्यून कीजिए और एक्सेस कीजिए उसको। टाइम डिवीजन क्या हुआ कि जैसे कि एक खेल में अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है। CDMA में क्या हुआ, एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, जापानी भाषा समझ सकते हैं, हिंदुस्तानी भाषा समझ सकते हैं, और चाइनीज समझ सकते हैं, रशियन समझ सकते हैं। तो ये हर आदमी अपने अपने कोड को ही एक्सेस कर सकता है। OFDM में क्या हुआ कि मल्टीपल चैनल से साइमल्टेनियसली बहुत सारा डेटा एक्सेस किया जा सकता है। साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक चैनल पे अलग अलग डेटा तो एक्सेस किया जा रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली बात भी हो रही है और इंटरनेट भी चलाया जा रहा है। दैट इज पॉसिबल थ्रू OFDM। ये ग्राफ अगर आप बना के आते हैं तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसमें से जो FDMA, TDMA और CDMA इनमें फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में बनेगा, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनेगा किसका? OFDMA का। GSM और CDMA में अंतर देख लिया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वर्तमान में फोन चेंज करते जाओ, आप सिम डालते जाओ, पहले कोई सिम नहीं डलती थी, और यूरोप और एशियन कंट्रीज में GSM और USA कनाडा में क्या है? CDMA। ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? GSM। कम प्रचलित कौन सा है? CDMA। ज़्यादा सुरक्षित कौन सा है? CDMA। कम सुरक्षित कौन सा है? GSM। इसकी जो वर्तमान कंपनियां है वो भी जानते हैं हम आप। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? 1980 में था, FDMA टेक्निक को यूज़ किया, इसकी स्पीड बहुत कम थी, 2.4 kbps की स्पीड थी, बैंडविड्थ वगैरह सब कम थी, बड़े बड़े हेडसेट्स हमको यूज़ करना पड़ते थे, और जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी भी कम थी, आसानी से कॉल को टेप किया जा सकता था। फिर सेकेंड जनरेशन आता है 1991 में, जिसमें 144 kbps तक स्पीड बढ़ गई थी, SMS और रिंगटोन तक हम पहुंच चुके थे। इसके बाद 2.5 जनरेशन आया था, जिसमें ईमेल MMS पॉसिबल हो पाया था। फिर थर्ड जनरेशन आई जो 2001 में, इसमें HSPA को यूज किया था। पहले 2.5 में GPRS को यूज किया था, GPRS को हटा के HSPA को, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस को हमने यूज किया था, और थर्ड जनरेशन में 3G में 100 Mbps तक की हमारे पास स्पीड आ गई थी। 4G में हमने LTE देखा, 2008 में ग्लोबली लॉन्च हो गया था 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन OFDMA टेक्निक को यूज करते हुए। इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग जो हो रही थी वो HD में हो रही थी, और इंटरनेट फास्ट चलने लगा। इसके बाद आता है 5G। 5G में क्या होता है? 5G में OFDMA यूज हो रहा है, 5G में स्पीड बढ़ गई है, डेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटे छोटे अंतराल पे हमको इंस्टॉल करना पड़ रहा है, बैटरी खपत अधिक हो रही है। फिर हमने देखा तीनों बैंड को 5G वाला मोबाइल हैंडसेट चला सकता है, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस देखी हमने, और लो बैंड के लिए जो अधिक दूरी तय कर सकता है दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। हाई बैंड जो कि इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट सिटी में ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा वहाँ पर है। फिर LTE और वोल्टी में हमने डिफरेंस देखा। LTE सिर्फ इंटरनेट चलाता था, वोल्टी
आपको वॉइस कॉलिंग भी दूंगा और इंटरनेट भी एक्सेस करो। आप किसके पास जाओगे? आप वोल्ट ई के पास जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम। जुड़े रहिए आप दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।